अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त सियासी सरगर्मियों का कहते हैं कि मरकज़ बना है, जहां पर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं, पार्टी के इजलास और उनकी जो तमाम तर प्लानिंग है 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल के हवाले से वो इस वक्त जारी है। बहुत सारी मुख्तलिफ खबरें भी इस हवाले से सामने आ रही हैं, लेकिन अलबत्ता तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये कॉल, क्योंकि हतमी कॉल के तौर पर इसे खुद तहरीक इंसाफ कहती है कि ये दी गई है, इसमें उनकी कामयाबी उनको कामयाब होना ये उनके लिए एक बहुत बड़ी टास्क भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि इस मरतबा तमाम तर मुतालबात के पूरा होने तक नहीं उठेंगे इस्लामाबाद से, और ये कहा जा रहा है कि कई प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के लोगों को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को मोबिलाइज किया जाए ताकि वो इस्लामाबाद का रुख करें। इस हवाले से पार्टी में विदिन भी और पार्टी के बाहर भी तहरीक इंसाफ पर पहले भी काफ़ी तनकीद की गई है एहतजाज के हवाले से, कि जब भी देखा जाता है ये एहतजाज ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के कंधों पर ही डाला जाता है, क्योंकि दीगर सूबों से उस किस्म की मोबिलाइजेशन न ही क़यादत वहाँ पर नज़र आती है। दूसरी जानिब हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा वो तो कुछ इस हवाले से आप बिल्कुल अखज़ कर सकते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अताउल्लाह तारड़ साहब ने की, जिसमें 9 मई के हवाले से जो CCTV फुटेज है वो मुख्तलिफ क्लिप्स मुख्तलिफ शहरों के दिखाए गए और बताया गया कि ये वो डिमांड थी जो कि तहरीक इंसाफ करती आई है, और ये सब कुछ हुआ था 9 मई को, और उनको इस हवाले से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा जो अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से ख़त लिखा गया उस पर भी बड़ा शोर मच रहा है, क्योंकि उन कांग्रेसमैन ने सदर जो बाइडन को कहा है कि वो इमरान खान साहब की कैद और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वो कहते हैं पाकिस्तान में हो रही है उस पर बाकायदा तौर पर वकालत की जाए और एक्शन लिया जाए। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं शाहीन साहब जो कि रुकन कोर कमेटी तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब शाहीन साहब, पहले तो 9 मई के हवाले से मैं बात कर लूं और फिर आपकी एहतजाज की कॉल पर आऊंगी कि 9 मई के हवाले से आप लोगों की डिमांड हमेशा रही है कि जिस CCTV फुटेज का जिक्र होता है वो हमें दिखाएं। अब गुज़िश्ता रोज़ तो तमाम तर शहर जहां पर ये जलाओ घिराव हुआ था, जो नुकसानात हुए थे, वो हुकूमत ने वाज़े तौर पर दिखा दी है। अब आप लोग क्या कहेंगे? वो डिमांड करते हैं कि अब आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं इस कठपुतली अता तारड़ से पूछता हूँ जो कि बुरी तरह हारा हुआ बंदा है, यहाँ मुसल्लत किया गया है उस एस्टेब्लिशमेंट की मदद से और करप्ट इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से और काजी फाइसा की सहूलतकारी से। मैं उससे सवाल करता हूँ कि आज से 3 दिन पहले इमरान खान के बारे में लाहौर के ATC जज ने जो फैसला दिया है 5 सफ़ात पे मुश्तमिल, जरा उसको पढ़ लीजिए। और उससे कोई 2 महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है वो भी पढ़ लीजिए। और जो ATC का जज है फिर उसकी गाड़ी पे अटैक कराया गया और जो सरगोदा के जज साहब ने 9 मई के हवाले से फैसला दिया है उसके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी। और पेशावर के ATC जज ने जो फैसला किया है 9 मई के हवाले से वो भी पढ़ लीजिए। ये बात तो साबित हो गई कि CCTV फुटेजेस जानबूझ के चुराई गई थी, आज तक अदालत में पेश नहीं की गई। क्या इन्होंने सिर्फ मीडिया को दिखा करके सजाएं देनी है? क्या अता तारड़ चीफ जस्टिस बन गया है? भाई, जिस ट्रायल कोर्ट में ये चीजें पेश करनी है तो वहां क्यों नहीं ये पेश की जाती? क्योंकि वहां फोरेंसिक होगा। वहां ये नहीं होगा कि चंद टुकड़े उठा लें, चंद टुकड़े इधर से बिठा लें और 2 नंबरी करके तो आप मुसल्लत कर दें। और कलामी के लिए माफी चाहूंगी, पेश करने वाला काम है कलामी के लिए माफी चाहूंगी। शोएब शाहीन साहब, एक चीज बताएं ना, देखिए ये जलाओ घिराव हुआ, ये नुकसान हुआ, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नजर आतिश किया गया, और ये लोग जो नजर आ रहे हैं ये भी जाहिर है हकीकी लोग हैं, AI से तो नहीं बनाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग ये नहीं मानते कि इनका ताल्लुक किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ से है। देखें, आप जैसी सीनियर सहाफ़ी से मैं एक सवाल करता हूं कि क्या इसका फैसला अदालत ने करना है, और अगर इनके पास सबूत हैं तो अदालत से में पेश ना करने की वजह क्या है? नंबर 1। नंबर 2, जब जुडिशल कमीशन के लिए आज से 1.5 साल पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आज तक न सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंगल पेशी लगाई है,
ना ही गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कमीशन बनाया है। ठीक। नंबर 3, ये फिर जो एटीसी की अदालतों ने और हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं वो जरा आप पढ़ लें, और उसके अंदर हमारी बरियत के सबूत मौजूद हैं। ये फैसले अदालत में होने हैं या हमने मीडिया ट्रायल के जरिए करने हैं? ठीक। अगर मीडिया ट्रायल के जरिए करने हैं तो फिर इस कठपुतली को कहो सबसे पहले तो अपने फॉर्म 45 ले आए और एक कसम उठा ले, जो ये जराइम की लिस्ट है हमारे खिलाफ लेके बैठा हुआ है, हम सारी तस्लीम करने को तैयार हैं। ओके, जिसने 5000 वोट नहीं लिया, उस एस्टैब्लिशमेंट ने इस जैसे एक बंदे को मुसल्लत किया हुआ है और वो आज बैठ के यहाँ भाषण दे रहा है, उसकी हैसियत क्या है? दूसरी बात मुझे बताएं, इसके पास सीसीटीवी फुटेजेस आए कहां से जो कि अदलिया में नहीं है, ना पार्ट ऑफ द चालान है, ना ही अदालतों में कहा गया कि हमारे पास मौजूद हैं जी, वो गुम हो गई। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाएं, वहां कहा गया कि हमजा कैंप की सीसीटीवी फुटेजेस जी जाया कर दी गई। अच्छा, नहीं, गुम हो गई। लेकिन ठीक है ना, अब हुकूमत के ऊपर उठाया गया, हुकूमत पर शोएब शाहीन साहब अब ये जिम्मेदारी आ गई है, जब अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि अब इनको सबूत के तौर पर उन्हें जाहिर अदालतों में पेश करना होगा। लेट्स मूव अ लिटिल बिट फॉरवर्ड। आपकी जमात के ऊपर तनकीद है जब से नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उम्मीदें वाबस्ता हैं, चले वो ना भी हों, अगर आप लोगों की, आप उसको डिनाई भी करें, तो ये जो कांग्रेसमैन की जानिब से सदर जो बाइडेन को खत लिखा जाता है, उसके लिए आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप लोग लॉबियस्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये सरीहन आपकी उस जो बयानिया है उसकी नफ़ी है जिसमें आप कहते हैं कि जो अमरीकी मदाखलत है वो नामंजूर है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बदमाश हुकूमत से पूछें कि साइफर के ऊपर हमारे मुतालबे के बावजूद, शहबाज शरीफ की फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होने के बावजूद कि ये कहा कि धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हमने उसके ऊपर हाई पावर्ड कमीशन बनाया है, तो आज तक क्यों नहीं कमीशन बनाया कि अगर उस साजिश का हिस्सा ये नहीं थे? ये तो शहबाज शरीफ खुद कहता था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ ने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और ये इनके अल्फाज हैं, हमारे नहीं हैं। हम तो आज भी एब्सोल्युटली नॉट पे खड़े हैं। हम आज भी किसी गैर मुल्क की मुदाखलत को न पसंद करते हैं न तस्लीम करते हैं, ना हमने कोई लॉबिंग फर्म हायर की है। इस बदमाशिया से मैं पूछता हूँ कि भाई तुम लोगों ने गुलामी का रास्ता खुद अडॉप्ट किया है। तो शोएब शाहीन साहब कैटेगोरिकली जवाब मुकम्मल नहीं हुआ सर, एक चीज जवाब मुकम्मल होना नहीं आप कीजिएगा, लेकिन यहाँ कैटेगोरिकली बता दीजिए ना कि आप इस बात के खिलाफ हैं। बाद में मैं सवाल मेरा मुकम्मल होने दे, जवाब मुकम्मल होने दे। जब दूसरी तरफ आप देखें, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका हक हासिल है कि वो अपने मुल्क के महबूब तरीन लीडर के लिए वो करें, मुजाहरे करें, और वहाँ के जिन लोगों ने लेटेस्ट इलेक्शंस लड़े हैं उन्होंने पाकिस्तानी जो उनके अपने वोटर्स हैं उनसे वादा करके गए हैं, और वो वादा उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती का इजाला करने की कोशिश करेंगे। और वो वादे उन्होंने, उसके जवाब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने और मुस्लिम वर्ल्ड ने आम तौर पर उन लोगों के हक में वोट दिया जो इस जुल्म और बर्बरियत का हिस्सा नहीं थे, या रजीम चेंज ऑपरेशन या मैनेजमेंट करने वाले लोगों का हिस्सा नहीं थे। किसको नहीं पता, वहां की एस्टैब्लिशमेंट का एक मोहरा थे जो बाइडेन साहब, और उसके नतीजे में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके ट्रंप साहब मुंतखब हुए हैं, और जो कुछ उनके मैनेजमेंट ने पाकिस्तान में किया था थ्रू साइफर वो सबको पता है। और ये पहली दफा थोड़ा है कि कांग्रेसमैन ने ये खत लिखा है, आज से 2 महीने पहले आपको याद होगा। जी बिल्कुल था। वो तमाम, तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दें सर, कैटेगोरिकली सिर्फ दीजिए, क्योंकि आपने कहा हम अभी भी कहते हैं कि कोई गैर मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता, यानी आप इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि सदर जो बाइडेन अगर अमेरिकी इंतजामिया कहे कि हाँ जी हमने एक्शन लेना है, हमें वकालत करनी है इमरान खान साहब के लिए भी, और ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशन हो रही है। नहीं, इसमें फर्क है। एक है आपके मुल्क के अंदर होने वाली मदाखलत, दूसरी तरफ अगर आप देखें ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पूरी दुनिया में कहीं भी होगी, आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के तौर पर वहां ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट वो है
कि आप वहाँ उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। यही वजह है कि हम मकबूजा कश्मीर हो, गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, लेबनान हो, ईरान हो, किसी भी जगह पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होगी, हमें और हमारे मुल्क को भी ये हक हासिल है कि आप आवाज़ उठाएँ। ओके। ये एक स्लाइट फ़र्क है। हमारे ज़माने में हमारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए वो साइफ़र ख़त लिखवाया गया, ओके। जिसके ज़रिए कहा गया कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बदल दो वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो शोएब शाहीन जब साहब। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का चैप्टर आता है, वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखा जाता है, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के तौर पर पूरी दुनिया में होने वाले किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में अंडर द यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के तौर पर उसके चैप्टर ठीक की है, आई एनफोर्समेंट के गॉट लिए योर पॉइंट, आपको आई आवाज गॉट योर उठाने का पॉइंट हक कि हासिल है। इसमें कोई आप लोगों को नहीं लगता कि ये कोई अंदरूनी मदाखलत के जुमरे में आता है। अब आते हैं आपके 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कि मुतालबात मंजूर ना होने तक आप लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे। ये आप लोगों का प्लान है जो आप लोग मुख्तलिफ औकात में कहते रहे हैं। इसमें जो मुतालबात जो सामने आए वो 4 मुतालबात थे, 26वीं आईनी तरमीम का भी था। तो क्या वो जो कानून साजी की गई, जैसे आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, इसके हवाले से भी आप चाहते हैं कि ये रिवोक हो, यानी जो सर्विसेज चीज की एक्सटेंशंस की गई हैं मुद्दत मुलाजमत? देखिए, इसके बारे में इमरान खान साहब का मेरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। हमने खुल के कहा है कि हम इसके मुखालिफ हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ एक्सटेंशन माफिया मुसल्लत हो जाए और जो यंग यूथ के फ्यूचर्स हैं वो तबाह बर्बाद हो जाए। सो यू वुड लाइक टू इसलिए रिवोक कि दिस हम आल्सो? काजी फाइसा की एक्सटेंशन के भी खिलाफ थे। देखें, ये एक गठजोड़ था। आप देखें, काजी फाइसा की सहूलतकारी, उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद हुआ। हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने अपने ज़ाती मफाद के लिए इस गवर्नमेंट को, कठपुतलियों को मुसल्लत किया, हारे हुए लोगों को यहाँ लेकर आए और अपने उसके बदले में अपनी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई, ना सिर्फ 3 से 5 साल कराई, बल्कि अगली एक्सटेंशन भी 5 साल की होगी। और उसके नतीजे में आप देख लें, इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान की एक्सटेंशन इन डायरेक्ट वे में कराई कि जनाब अगर अगला जब तक चीफ नहीं आएगा और मेंबरान नहीं आएंगे, ये सारे कंटिन्यू करेंगे। Okay. लिहाजा ये एक्सटेंशन माफिया की, और काजी फाइसा के बारे में अभी तक चेमे गोइयां चल रही हैं कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगला बनाया जाएगा। ये सारा जो एक्सटेंशन माफिया था, ये मिली भगत करके इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के 25 करोड़ आवाम के जो चलिए, तो आपके वोट था, मुतालबे में मैंडेट ये था, है, उसको चोरी किया। आपके मुतालबे में ये है कि इसको भी वापस होना चाहिए? देखिए, ये तो हम पहले दिन से कह चुके हैं। अगर हम ठीक है, मुतालबात ओके। की लिस्ट तो बनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। ओके, हमने इन शॉर्ट एंड ब्रीफ 4 पॉइंट रखे हैं ओके। और इंशाल्लाह जब ये चीजें वापस होती हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिवर्स होंगी। आई हैव जस्ट 30 सेकंड। शोएब शाहीन साहब, क्या इस दफे भी ओनर्स सारा खैबर पख्तूनख्वा पर है फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, या पंजाब भी इस मरतबा बाहर निकलेगा? क्योंकि बड़ी तनकीद है कि पंजाब के ना कायदीन ना उनके अवाम आप मोबिलाइज कर पाए हैं। देखें, एक बात तो आपको बता दूं, ये 5 को आया था ना पिछली दफा, 5 अक्टूबर को आए थे ना केपी के लोग, और घंटा 2 घंटे 3 घंटे के लिए आए थे। हमने तो 4 तारीख से पूरे इस्लामाबाद को या डी चौक को हमने मोबिलाइज कर रखा था और कंटिन्यू रहा सारी रात, और अगला दिन सारा कंटिन्यू रहा। और केपी का तो लोग बाद में पहुंचे थे। आपको याद होगा संजानी का जलसा हमने सारे इस्लामाबाद, पिंडी और इस रीजन के लोगों ने भरा। तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद केपी का तो काफिला भी पहुंच ही नहीं पाया था। सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे थे, वो भी चंद 100 अफराद के साथ। देखें, हम अभी भी मेरे घर पे 2 छापे मार चुके हैं ये पुलिस, और अभी भी हमारे जो सेक्रेटरी है, हमारा सेक्रेटरी जनरल है NA47 का, मेरे हल्के का, उसके घर में छापा मारा, उसकी माँ को उठा के ले गए, उसके कजन को उठा के ले गए, उसके ससुर के घर में छापे मार रहे हैं और वहाँ पुलिस खड़ी की हुई है। उन्हें कहा ना औरतों को छोड़ेंगे, वरना कैसर गफार हमारा सेक्रेटरी है, उससे लिखवा के दे दें कि वो पार्टी छोड़ चुका है, वरना हम इबरत का निशान बनाएंगे। ये इन कठपुतलियों को शर्म नहीं आती कि ये एक प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है किसी भी पार्टी का, किसी भी शख्स का, किसी भी और अगर किसी ने कोई कानून की खिलाफवर्जी होगी तो आप एक्शन लेना, लेकिन हम तो नहीं कानून की खिलाफवर्जी कर रहे। और आज जो प्रिवेंटिव मेजर्स ये ले रहे हैं, जिस तरह लोगों के घरों में छापे, उनको गिरफ्तारियां, एक बंदे की टांग तोड़ दी, दूसरे बंदे को गिरफ्तारियां कर ली और किसी की गिरफ्तारी भी नहीं डाल रहे, और लोगों को उठा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और उनसे लिखवा रहे हैं,
ये कौन सा कारनामे ये अंजाम दे रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, इनको सरप्राइजेस मिलेंगी। ये गलतफहमियों का शिकार है कि ये इसी तरह जो तशद्दुद करके और बदमाशी बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। आप कहते हैं कि सब मिलेंगी, लेट्स सी 24 को क्या होता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही शोएब शाहीन साहब, कहते हैं कि पंजाब तो बहुत मोबिलाइज हुआ था, अली अमीन गंडापुर साहब चंद 100 लोग लेकर उस एहतजाज में शामिल हुए थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात थे वो इख्तिताम हुए, एलामिया आया और वज़ीर ख़जाना का यह कहना था कि कोई मिनी बजट नहीं लाया जाएगा, बल्कि जो रेवेन्यू टारगेट है 12,970 अरब रुपए का, उसका हदफ भी पूरा हो जाएगा। आज इसी हवाले से और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिक साहब, IMF से मुज़ाकरात और ज़ाहिर है कि जो रेवेन्यू का टारगेट है उसकी अचीवमेंट के लिए पहले यही कहा जा रहा था कि मिनी बजट लाया जाएगा, लेकिन अब तो आप लोग ये कह चुके हैं कि ये नहीं आएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एलामिया है जिसमें कहा गया है कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन फ्रॉम अनटैप्ड टैक्स बेसिस, सो इसको किस तरह से आप करेंगे? क्योंकि हमने डिजिटाइजेशन का बड़ा जिक्र सुना था, आप ही बताकर गए थे, लेकिन शॉर्टफॉल तो था ना शुरू में 179 अरब रुपए का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, मैं 2-3 बुनियादी बातें आपसे कर लूँ और उसके बाद फिर ये डिजिटलाइजेशन और जो हमने अनटैप्ड टैक्स बेसिस को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने में उस पर आ जाऊँगा। देखें, पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर जो बैरूनी अदायगी हैं उसका जो आप अगर उसकी प्रोजेक्शंस देखें तो पाकिस्तान की कुछ माशी हकीकतें हैं जो डिक्टेट करती हैं कि हम IMF के साथ अपनी इस शराकत दारी को और डीपन करें और उनकी मुशावरत से इस निज़ाम को एक ज़िम्मेदाराना अंदाज के अंदर आगे लेके चलें। तो ये जो उनका IMF की मिशन का जो विज़िट हुआ था ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और मुझे ये बाइस से इत्मीनान ज़रूर है कि एक पॉजिटिव अंदाज के अंदर ये मामला आगे चल रहा है। अब जो दूसरी बात आपने की कि फिस्कल फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आपको किस तरह से इस सारे के सारे जो आपने फ्रेमवर्क तय किया है उसको किस तरह से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो नादिया, गुजारिश ये है कि जब बजट बना था तो उस वक्त आप जानती हैं पाकिस्तान के अंदर रनअवे इन्फ्लेशन थी और चीज़ों की अशिया आसमानों से बातें कर रही थी, आपका डॉलर का रेट रोज़ बदलता था और आपके मुल्क के अंदर वो इस्तेहकाम शायद दूर दूर नज़र नहीं आता था। तो आज जब हुकूमत ने पेशरफ्त की एक ऐसे रस्ते के ऊपर जिससे अब इस्तेहकाम आपको अपनी मईशत के अंदर जड़ पकड़ता हुआ नज़र आता है, तो आप जानती हैं कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट्स के अंदर बल्कि 7% के करीब आ गई हुई है। तो जब बजट बना था उसके अंदर हिसाब ये रखा गया था कि तकरीबन 12% आपकी एवरेज महंगाई होगी, 3% आपकी मईशत ग्रो करेगी, तो ऑटोनमस इंक्रीज 15% आएगी और उसके बाद आपने रेवेन्यू के लिए जो नए मेजर्स लिए थे वो उसके ऊपर ऐड होंगे। तो आज वो 12% की महंगाई के बजाय अगर 7% महंगाई आई है तो हमने IMF को यही बताया कि जी देखें, इसके अंदर हमें अपने फ्रेमवर्क को रिकैलिब्रेट और एडजस्ट करना पड़ेगा और इसमें यहाँ पे अगर हमने ओवर अचीवमेंट की है, महंगाई को अच्छे अंदाज पे कवर किया है, तो उसके ऊपर यकीनन आपकी थोड़ी सी स्लिपेजेस फिस्कल फ्रंट के ऊपर आई हैं। तो इसका जो भी रिकैलिब्रेशन का रिजल्ट होगा वो IMF की मशावरत के साथ होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे एक चीज के ऊपर हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इस फ्रेमवर्क को बिल्कुल रिस्क नहीं कर सकते। अब आपने जो बात की कि जी ये जो अनटैप्ड टैक्स बेसिस की बात हो रही है, इसके ऊपर आप क्या करें? देखें, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर IMF नहीं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस, माई सेल्फ आपके टीवी पे और बेपना जगह पे आके ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम ऑलरेडी जो टैक्स हैं उनके ऊपर और बोझ नहीं डाल सकते। तनख्वाहदार जो हमारे दोस्त भाई हैं वो तो पहले ही 350-400 अरब का टैक्स दे रहे हैं। वो दुकानदार हजरात हैं जो 20 अरब रुपए से कम का टैक्स दे रहे हैं। वो हमारे काश्तकार भाई हैं कि वो जो चंद अरब रुपए का टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आपने दूध के डब्बे और तनख्वाहदार लोगों के ऊपर टैक्स कम करना है तो आपको अपनी बेस को वाइडन करना है। तो यही वो रास्ता आपको IMF ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए भी आपको इनकरेज करने की कोशिश की। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? देखें,
पाकिस्तान की 70 साल की 80 साल की तारीख के अंदर पहली दफा नेशनल फिस्कल पैक्ट के जरिए, और मैं इस चीज को भी मतलब सराहना चाहूंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले ये कदम उठाया, उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेजिस्लेशन भी पास कर ली है। और इसी तरह बाकी के जो हमारे वजीर आला हजरात हैं वो भी आपको पेशरफ्त करते हुए नजर आएंगे। तो मईशत के अंदर जो ज़राअत है, अगर वो 20% अगर उसका हिस्सा है तो वो टैक्स के अंदर भी उसको अपने हुजम के मुताबिक हिस्सा उठाना चाहिए। तो दिस इज एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। अब ज़राई टैक्स से बच नहीं सकते, ये ज़राई टैक्स से सूबे बच नहीं सकते। ताजिर हजरात का भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़े लोगों ने ये मीडिया में आके बात की कि ताजिर दोस्त स्कीम फेल हो गई। देखिए, ताजिर दोस्त स्कीम वाज जस्ट अ मींस टू एन एंड, इट वाज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। एंड ये था कि हमने अपनी रिटेल चेन को डॉक्यूमेंट करना है। तो जो हमने यहाँ पे इंडिकेटिव इनकम टैक्स के जरिए रजिस्ट्रेशन की बात की, लोगों ने बिल्कुल ठीक कह रही है, उस तरफ अपना रुख नहीं किया। पर आप दूसरी साइड पे सेक्शन 236 जी और 236H, जिसके अंदर उनकी सप्लाईज के ऊपर इनकम टैक्स की विद होल्डिंग डिडक्शन आपने शुरू की और नॉन फाइलर्स के लिए रेट ज्यादा रखा, तो आपने 10 अरब से ज्यादा उस 3 महीने में वहां से इकट्ठा कर लिया और उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बना लिया। तो हमें गुजारिश ये है कि अपनी मईशत के अंदर अगर अपने ये जो बिगाड़ को अगर हमने संभालना है, अपने खसारों को कंट्रोल करना है, तो हमें यही रास्ता IMF की मुशावरत के साथ इख्तियार करना पड़ेगा। और इसमें हुकूमत का भी यही अहद है जो हमें IMF की प्रेस रिलीज में नजर आता है कि वी हैव टू गो आफ्टर द अनटैक्स्ड and the undertaxed, not after the already taxed। तो ये ईथोस है जो मैंने आपसे सामने शेयर तो मलिक साहब, जो आपने कहा ना, लोग कहते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो पहली सेमाई का जो आपका टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका, शायद 10 अरब का था, लेकिन वो दूसरे आपने कहा कि यू जस्ट गॉट देम, और उसमें थोक फरोश हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनसे लगभग शायद 11 अरब रुपए वसूल किया गया है। बट वुड यू स्टिल से कि एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बट वुड यू स्टिल से कि ताजिर दोस्त स्कीम से सिर्फ 17 लाख कुछ, जहां तक हमने फॉलो किया था वो सिर्फ 17 लाख ही इकट्ठे हुए थे। तो अभी ये स्कीम खत्म हो गई है या इसके अंदर देखिए इसको आपने सक्सेसफुल बनाना है? नहीं, बिल्कुल कोई खत्म नहीं हुई। देखिए, ताजिर दोस्त स्कीम थी क्या पहले, तो आप नादिया ये समझे, वो थी कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और इंडिकेटिव इनकम की बिना के ऊपर कुछ अमाउंट एडवांस टैक्स के ऊपर जमा करवा दें और बाद में अपनी रिटर्न जमा करवा के जो उसके अंदर ज्यादा या कमी जो आपको मिन्हा या ऐड करना होगा वो करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को सेटल कर लें। तो लोग अगर ये इनडायरेक्ट रूट के बजाय डायरेक्ट रूट में आगे, क्योंकि आपने सेक्शन 236G और H अप्लाई कर दिया, तो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। व्हाट वी शुड बी वरीड अबाउट इज कि अगर हमारा रिटेलर और होलसेलर 20% हमारी मईशत का हुजूम रखता है, तो टैक्स पाए के अंदर जो इनकम टैक्स की जो उसका शेयर है वो भी 20% के करीब हो, ताकि हम तनख्वाहदार लोगों के ऊपर 35% का टैक्स कम करके उसको 30% कर सके या उसको मरहलावार कम कर सके जो हुकूमत चाहती है। तो वी शुड फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव, नॉट ऑन द वे वी ट्राई टू गेट टू दैट टारगेट। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट कि बस ठीक है, आपने बस किसी भी तरह से उनको टैक्स नेट में लेकर आना है, अब वो चाहे ताजिर दो स्कीम से लाएं या डायरेक्टली उनको रजिस्टर करा के और पहले से लेकर के और डिडक्ट और ऐड। ये भी बताऊं जी, ये जो सारी की सारी जो उनकी जो टैक्स पेमेंट्स हो रही हैं, सारी पेमेंट्स हो रही हैं, कारोबार हो रही हैं। नाउ कनेक्टिंग इट विद द डिजिटलाइजेशन जो आपने एफर्ट बात किया, हर चीज का हिसाब ये FBR के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है कि उन्होंने कितने का कारोबार किया, उसके मुताबिक उनकी आमदनी का अंदाजा लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक उनको नोटिस जा रहे हैं। 2 लाख के करीब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो 3 गाड़ियां रखते हैं, जो क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, जो बाहर ट्रैवल करते हैं, उनके भी एड्रेस और उनके शनाख्ती कार्ड को हमने वहां पे पिन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया गया और नोटिस उनको भी सर्व हो गए हैं। तो वी विल इंशाल्लाह गो आफ्टर द अनटैक्स। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के जरिए लोगों से भी अपील करूंगा कि अपने लिए भी और हमारे लिए भी मुश्किल का बायस ना बने, वॉलंटरली आके अपनी रिटर्न्स जमा कराएं ताकि हम इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा अपनी हैसियत के मुताबिक डाल सकें। अली परवेज मलिक साहब, यहां पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अली परवेज साहब, वजीर मुमलिकत बराए खजाना। बिस्प जो प्रोग्राम है जिसका शुरू में कहा गया था, वजीर आजम ने कहा था कि प्रोविंसेस मस्ट पार्टिसिपेट, इसमें उनका शेयर होना चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने तो $330 मिलियन यानी 90 अरब रुपए के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने लोन लिया है फॉर बिस्प।
तो क्या सूबे इसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं? आर दे नॉट पार्ट ऑफ द एनएफपी? देखें, ये जो आप को शेयरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और जो हम नेशनल फिस्कल पैक्ट के जरिए हासिल करना चाह रहे हैं, इसके पीछे सोच क्या ना दिया, एक सेकंड के लिए समझ लें। देखें, आपकी वफाकी हुकूमत के अंदर जब सूबों को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसके पास, वफाकी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि वो अपने सूद की पेमेंट कर सके। तो अगर आपने इस इम्बैलेंस को करेक्ट करना है तो हमें 18वीं तरमीम की स्पिरिट के अंदर जो हमने ये तय किया था कि जी हम तरक्याती काम, गलियां नालियां बनाना, सोशल प्रोटेक्शन, आपकी बिस्प की एलोकेशन, आपकी हेल्थ की एलोकेशन, आपकी एजुकेशन की एजुकेशन, इस सब को डिवॉल्व करना है। तो वी वांट टू मूव इन दैट डायरेक्शन। तो अभी क्योंकि आप इमीडिएट ओवरनाइट तो इसको कर नहीं सकते, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने 600 अरब की रिकॉर्ड एलोकेशन बिस्प के लिए की, क्योंकि पीछे महंगाई जब इस मुल्क के अंदर थी तो हमें उन लोगों को, गरीब तरीन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी देना था, जानते हुए कि 1% के करीब तकरीबन आबादी जो 600 अरब की रिसिपिएंट है वो इस्लामाबाद के अंदर और बाकी सूबों के अंदर है। तो आहिस्ता आहिस्ता एज दिस डायलॉग कंटिन्यूज वी विल ट्राई टू शिफ्ट और को शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द प्रोविंसेस। और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का काम भी है, अगर कोई एक सड़क जो आगाज भी पंजाब में होता है, इख्तिताम भी पंजाब के अंदर होता है, तो ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है कि पीएसडीपी में उसके लिए वसाइल दे। वफाकी हुकूमत का काम ये है कि वो बड़े बड़े डैम बनाए, वो एनर्जी के मंसूबे बनाए, वो ट्रांसमिशन लाइन्स बनाए, लेकिन मलिक साहब, हमने काम जो है वो सूबों को ट्रांसफर करते हैं। आपने सही कहा, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि बजट के जमाने में इत्तेहादी जमातें जिनकी सूबाई हुकूमतें होती हैं बड़ा नाराज होती हैं कि वफाक ने हमारा प्रोजेक्ट नहीं रखा। तो क्या वो एक्चुअली तैयार हैं इस चीज के लिए? देखें, आई अंडरस्टैंड जो आप बात कर रही हैं और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की कंपल्शंस होती हैं, पर नादिया अब तो हमारे पास वसाइल रह ही नहीं गए ना। तो अगर हमें इस चीज की तरफ आगे बढ़ना है तो वो उनकी अकोमोडेशन या वो मंसूबे यकीनन उनकी अपनी जगह अहमियत है, क्योंकि कोई भी सियासी नुमाइंदा कोई फजूल में आके तो कोई चीज नहीं मांगता ना। वो अपने हल्के की तरक्की के लिए अगर कोई चीज डिमांड करता है तो उसका सही फोरम सूबाई हुकूमतें या बल्दियाती नुमाइंदगान होंगे। तो आप उनको एम्पावर करें, उनके थ्रू करें, और वफाकी हुकूमत अपने वसाइल के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी ले। दिस इज द डायरेक्शन दैट द कंट्री नाउ हैज टू टेक, बिकॉज आपके पास वसाइल ही नहीं है नादिया। तो अल्लाह ताला खैर रखे, मिल मिला के आपको ये अपना फ्रेमवर्क को एक दफा दोबारा बैलेंस करके ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, और ये काफी बड़ा सेंसिटिव मसला बन जाता है। लेकिन मलिक साहब, मुझे ये बताइए, एक चीज जो कि सबके लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी कि वजारत खजाना की जानिब से जब रिपोर्ट शाया की गई उसमें बताया गया कि सूबों ने कितना सरप्लस दिया, और उसमें पंजाब का खसारा 160 अरब रुपए के करीब दिखाया गया। और उसके बाद फिर 14 नवंबर को अपडेट होता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी ऑल्सो, लेकिन फिर 40 अरब का सरप्लस आता है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था। इफ यू वुड लाइक टू प्लीज शेड सम लाइट ओवर इट। देखें, आई थिंक द बेस्ट फोरम या बेस्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरी वुड बी दी पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर। पर जहां तक मेरी इतला है, मैं आपके सामने कर देता हूं कि ये नंबर्स एंड ये करेक्शन जो है आईएमएफ ने वैलिडेट कर दी है, तो इसके अंदर कोई क्या कहते हैं स्लाइट ऑफ हैंड नहीं है। एक तो ये गुजारिश। दूसरी, जहां तक मेरी इतलात है वो ये कि सूबाई हुकूमत के पास जो कैश रिजर्व्स पड़े हुए थे, उन्होंने उस सरप्लस को टी बिल्स के अंदर और हुकूमत पाकिस्तान के जो वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, विच आर इनकैशेबल ऑन डिमांड। तो जब इस चीज के बारे में आईएमएफ को बताया गया तो उन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी कैश की तरह ही ट्रीट किया, जिससे ये स्टैटिस्टिकल करेक्शन हुई। तो आई डोंट थिंक इट इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट, पर इसके ऊपर बेहतर इतलात जो है वो आपको सूबाई हुकूमत और पंजाब हुकूमत दे सकती है। अच्छा, और एक और चीज जो रिपोर्टेडली आई कि आईएमएफ ने शायद कोई कंसर्न शो किया है ऑफ अ रिपोर्टेड इन्वेस्टमेंट बाय पंजाब गवर्नमेंट इन सम यूएई फंड्स। I don't think जी that is true because I have been part of those negotiations। मेरे आगे तो ये बात नहीं आई। मेरे ख्याल से ये जो मैंने अभी आपको पहले जो टी बिल और इन्वेस्टमेंट्स ये पीआईबीज के अंदर जो पैसे उन्होंने सरप्लस इन्वेस्ट किए थे, लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। बट मेरा आपसे मशवरा ये होगा कि पंजाब हुकूमत के किसी नुमाइंदे को, स्पोक्समैन को या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, या बेहतर है पंजाब मिनिस्टर से अगर आप ये बात कर लें तो वो बेहतर बता सकेंगे। हमारा फेडरल गवर्नमेंट में का उसमें इतना
मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बट IMF ने जो वैलिडेट करके उसका नेट रिजल्ट दिया है वो ये है कि पंजाब इज आल्सो अ सरप्लस प्रोविंस एज पर इट्स कमिटमेंट विद IMF। चलें, वो तो आपने कह दिया ना कि उन्होंने वैलिडेट कर दिया। अब आते प्राइवेटाइजेशन की तरफ। मलिक साहब, ये मुझे बताइए, PIA का जो हुआ, औरंगजेब साहब को भी इस पर अफसोस है, ये एक बहुत बड़ी चीज है इस हुकूमत पर, ये आप लोगों की नाकामियों में शुमार हो रहा है इसका, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट ऑफ द SOEs आप ही लोगों ने हमें बताई है कि काफी ह्यूज है, तो अभी तो पहले ही स्टेप हम नहीं कर पाए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है नादिया कि हम हुकूमत का जो फुटप्रिंट है अपनी मईशत के अंदर उसको रिड्यूस करने के अंदर कमिटेड हैं। और ये जो पहली ट्रांजैक्शन हम मार्केट के अंदर लेके आए, जिसको शायद पीछे केयर टेकर सेटअप के अंदर आधा कुक किया गया था और अलीम खान साहब ने उस ट्रांजैक्शन को, उसी फ्रेमवर्क को आगे लेके चले, उसके अंदर हमें नाकामी हुई है, मुझे बिल्कुल उसका एहसास है। बट देखें, इट इज़ अ टेम्पररी सेटबैक, वी रिमेन कमिटेड टू प्राइवेटाइजिंग most of the जो loss making SOEs हैं, whether it be in the power sector or in the aviation business। अब PIA के अंदर हमें क्या करने की जरूरत है? पहली चीज तो ये है कि लोगों की जो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि जी अगले 3 महीने 6 महीने के लिए इस एयरलाइन को प्रॉपरली फंड किया जाए, ताकि लोगों के लिए कोई ये रिस्क ना बने। और उसके अंदर हमें ये तय करना पड़ेगा, जिसके लिए अगले वीक CCOP जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब चेयर करते हैं, उन्होंने मीटिंग भी कॉल कर ली है कि अब हमने प्राइवेटाइजेशन के अंदर दोबारा विद रिवाइज्ड फ्रेमवर्क इस PIA के एसेट को लेके जाना है या G2G सेल के लिए कोशिश करनी है। अच्छा। तो अब जो भी इसमें सेटबैक हुआ है, हमें अंदाजा है कि ये 70 साल का बिगाड़ है, जिसको हमने शायद जिस कीमत पे लिक्विडेट करने की कोशिश की वो नहीं हो सका। तो नादिया, आप मुझे उसका ब्लेम दे दें, पिछली हुकूमत को दे दें, इस हुकूमत को दे दें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी हैव टू कीप ट्राइंग, नथिंग इन लाइफ इज इजी, यू हैव टू जस्ट कीप ट्राइंग। मलिक साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सियासी सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी, क्योंकि आप काबीना का हिस्सा हैं। US कांग्रेसमैन की जानिब से जो सदर जो बाइडेन को जो खत लिखा गया, और उसमें इमरान खान साहब की कैद के हवाले से और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन पर बाकायदा कहा गया कि एक्शन लेना चाहिए, वकालत करनी चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, हुकूमत क्या किसी सूरत अंडर प्रेशर है ऑफ दिस लेटर एंड मुमकिन कोई अगर वो एक्शन लेते हैं? देखिए नादिया, आज जो एक आम आदमी के मसाइल है ना, वो किसी भी एक शख्स से बहुत बढ़कर हैं। तो हम लोग तो यकीन माने पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर IMF के साथ ही इन मसाइल के अंदर इंगेज थे। बट क्योंकि आपने एक सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उसका जवाब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की किसी एक्टिविटी को, जो पास्ट में भी आपने देखा है कि बेपनाह मौकों के ऊपर हो चुकी हुई है, आप किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई एक्सटर्नल मुल्क जो आके इंटरफेरेंस करेगा, अगर आपके मुल्क में किसी शख्स के खिलाफ कोई पर्चे हैं, उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन और कोई केसेस अदालतों के अंदर मौजूद हैं, तो उसको जो रिलीफ मिलेगी वो भी अदालत के जरिए मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे खत लिख के अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड करूं कि जी आप जाके सऊदी अरेबिया में कोई चीज हो रही है उसके ऊपर एक्शन ले लें, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ये सियासी शोफदाबाजी तो हो सकती है। व्हाट वी नीड टू डू इज ये एम्फसाइज के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो है, उसके अंदर कोई कमजोरियां ना हो। और उसके लिए अगर वो समझते हैं कि किसी जगह पे कोई इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, तो आए असेंबलियों के अंदर बैठ के कानून साजी का हिस्सा बने, उनके मसाइल को उजागर करें, ताकि हम इस मुल्क में मजबूत इदारे दे सकें। और मजबूत इदारे ही इस चीज की गारंटी एंड एश्योरेंस होंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। और इस वक्त पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस का सामना है, और माशी फ्रंट के ऊपर जिस किस्म का वो हमारे मुल्क के अंदर जो बारूदी सुरंगें यहां पे लगा के गए थे, आज तो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पूरी हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है कि उनको डिफ्यूज किया जाए और एक आम आदमी के लिए सहूलत का बायस बन सके। और अल्लाह ताला का शुक्र है उसके समरात अब हमारे सामने आना भी शुरू हो गए। महंगाई जो है 30%, इसका मतलब आप लोगों के ऊपर इस चीज का कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, सतह के ऊपर है। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। दैट इज ऑल आई नीड टू से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब वक्त देने के लिए। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ होंगे मेहताब हैदर साहब।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मेहताब हैदर साहब, मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात करेंगे आपसे IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए और जो कि बड़े मजबूत करार दिए जा रहे हैं। मेहताब साहब, ये बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मिनी बजट नहीं लाया जा रहा, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू टारगेट है 1290 अरब का, फिर इसको पूरा करने के लिए अगर मिनी बजट नहीं लाया जा रहा तो किस तरह से इस टारगेट को अचीव करेगी हुकूमत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो ये मुज़ाकरात हुए हैं, इनमें से 4 बुनियादी जो है वो IMF की तरफ से एक मैसेज है। अगर आप उनकी प्रेस स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ये जो मिशन था ये रिव्यू मिशन नहीं था, बल्कि ये एक असेसमेंट थी। और ये असेसमेंट, बड़ी अनयूजुअल बात इसके अंदर ये है कि ये वो बोर्ड के पास लेकर जाएंगे। यानी IMF की जो टीम आई हुई थी ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट तैयार करके IMF के बोर्ड के पास लेके जाएगी। अमूमन इस तरह की जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो बोर्ड के पास नहीं जाती, तो पहली अनयूजुअल बात ये है। दूसरा, IMF अगर आप देखें तो वो कहते हैं जी कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की जो प्रूडेंट है उसको किया जाएगा, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की तरफ जाया जाएगा और वो जो अनटैप्ड सेक्टर है उनकी तरफ वो जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा जो सोशल और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो फोकस करेंगे टुवर्ड्स प्रोविंसेस। इसका मतलब ये है कि जो BISP का प्रोग्राम है या बाकी सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर प्रोविंसेस को अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ने की तरफ, जो नेशनल फिस्कल पैक्ट के अंदर स्पेंडिंग के ऊपर शेयरिंग की बात है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई स्पेंडिंग नहीं करेगी। अच्छा, जो आपका सवाल है जी, मिनी बजट गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि वो नहीं ला रही, बिल्कुल ठीक है, वो मिनी बजट अभी नहीं ला रहे, लेकिन हुकूमत ने जो अपना प्लान दिया है वो ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। सही। अभी आप देखिएगा चंद दिन के अंदर विद इन दिस मंथ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है जिसके अंदर FBR को ये पावर्स दी जा रही हैं कि ऐसे पोटेंशियल बड़े बड़े लोग जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं है वो एक खास अमाउंट से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स FBR को ये पावर्स दी जा रही हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं और वो फाइलिंग नहीं कर रहे वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा वो 1 करोड़ रुपए से जायद का जो प्लॉट है रियल एस्टेट के अंदर वो भी नहीं खरीद सकेंगे। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक हद से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये इस तरह की लेजिस्लेशन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए में मूव हो चुकी है। अच्छा। जो कि कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेटिव बिजनेस के पास पड़ी हुई है। मेहताब साहब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलें आप ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर लेंगे, क्या आप इतनी मालियत की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्लॉट नहीं ले सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स ना दहिंदगान हैं, जिन्होंने टैक्स अदा करना है, उन पे वाजिब है, उनसे टैक्स कैसे निकलवाएगी ये हुकूमत? FBR ने आइडेंटिफाई की हैं पोटेंशियल नॉन फाइलर्स। उनमें से पहले बैच में 5000 लोगों को टैक्स नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर उनको नोटिस मिल जाएंगे। सही। उन्होंने अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। ओके। और FBR का एस्टिमेट ये है कि इन 5000 लोगों से तकरीबन 7 अरब रुपए जो है वो टैक्स वसूल किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट बैच है। अब देखना ये है कि पूरे लोगों से कितना टैक्स किया जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या IMF इस पूरे प्रोसेस के ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन का करता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 12,970 अरब रुपए जैसा पहाड़ का टारगेट जो है वो FBR के सामने खड़ा है। अच्छा, सही सही। और एक और बात भी देखें, पहले 4 माह में 189 बिलियन का शॉर्टफॉल भी है।
बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन वो तो ये कहते हैं हुकूमत कि वो आराम से पूरा कर लेगी, कैसे करेगी ये तो खैर अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि हमने देखा ये कि एफबीआर के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़े बड़े लोगों ने भी की और उनका ये कहना था कि एफबीआर हरासा करता है। अब ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर है कि वो जो कहते हैं कि शबाना रोज़ मेहनत करके इकोनॉमी को बेहतर करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। मेहताब साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो पूरा वजारत ख़जाना की जानिब से एक रिपोर्ट आई जिसमें सूबों के सरप्लस बजट का जिक्र हुआ, उसमें खसारा था 160 अरब रुपए का पंजाब का। उसके बाद 14 नवंबर को ये अपडेट होती है और अपडेट होने के बाद यकायक पंजाब का 40 अरब रुपए का सरप्लस आता है। ये क्या माजरा है, क्योंकि ये काफी हैरान कुन बात थी। मैं समझता हूं जी, ये वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो कि मेरे कैरियर में भी हैरान कुन चीज है। उसकी वजह ये है, हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आप डेटा देखें तो एक उसके अंदर वो कहते हैं जी कि एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो है वो दिखाई जाती है कि वो बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है और अकाउंटिंग की वजह से वो फिगर्स रिकंसाइल नहीं होते, तो वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे पैसे शो किए जाते हैं। इस दफा 378 अरब रुपए का ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाई गई। ठीक है। उनमें से जो पंजाब का 160 अरब रुपए का डेफिसिट था, अब आप देखें कि वो 200 अरब रुपए का वो डिस्क्रिपेंसी कम होती है, 160 अरब रुपए का जो डेफिसिट है वो खत्म होता है और 40 अरब रुपए इस्तेमाल किए जाते हैं पंजाब का सरप्लस दिखाने के लिए। हुकूमत का ये दावा है, फेडरल गवर्नमेंट का, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ये कह रही है पंजाब की मरियम नवाज की क़यादत में कि आईएमएफ को हमने मुतमिन कर दिया। मुझे शक है इस पे, आईएमएफ बिल्कुल नहीं बोला, कोई बात नहीं की, प्रेस रिलीज के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है। अब जो रिपोर्ट आएगी और देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट स्टाफ जो रिपोर्ट है वो बोर्ड की अप्रूवल के बाद वो पब्लिक की जाती है या नहीं की जाती। उमन उसको पब्लिक किया जाता है, तो देखना ये है कि आईएमएफ फॉर्मली उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि ये अनयूजुअल है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, तो ये आईएमएफ इसका जरूर नोटिस लेगा। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा जरा प्राइवेटाइजेशन पर, क्योंकि जाहिर है कि आईएमएफ कब से कहता आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करनी है और पीआईए के साथ जो हुआ वो हम सबके सामने है। क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहते? क्योंकि उस बोली के बाद भी कई लोग सामने आए कि हम खरीद सकते हैं, हम इतना ऑफर कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी मेहताब साहब? देखें, बुनियादी तौर पे तो इसमें मुतअद्दिद शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन जो चीजें हमारे सामने हैं कम से कम उनके बारे में जो है वो मैं आपसे बात करूंगा। देखें, ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एक फियास्को है। आप ये देखें कि एक दो चीजें इससे साबित होती हैं, ना तो हम पीआईए को बेचने के काबिल हैं और ना पीआईए को चलाने के काबिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान का जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा प्रोग्राम है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। आज से 6 माह पहले मैंने खुद एक स्टोरी की कि कुछ 30 से 40 स्टेप्स हैं जिनको हमने अबूर करना है तो ये प्राइवेटाइजेशन होगी, और ये कोई इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की प्राइवेटाइजेशन आज से बहुत साल पहले इमरान खान साहब के जमाने में उसकी बिडिंग हुई और एक उसके अंदर भी बिडर था। वो एक छोटी सी ट्रांजैक्शन थी, कोई इतनी बड़ी नहीं थी। आपको पता है कि उसको 2, 2.5, 3 साल लगे उसका एसपीए फाइनल होने में और वो बुनियादी तौर पे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने में। तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन तो एक बहुत बड़ी है, लेकिन उससे आगे जो मुझे नजर आ रहा है, आप ये देखें कि पावर सेक्टर की डिस्कोस को हम कुछ को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, कुछ को कंसेशनल एग्रीमेंट करना चाहते हैं। वो तो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात करना चाहता हूं। मैं देखें, आज वक्त आ गया है कि ये देखा जाए कि आज तक प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तनख्वाहों पे कितने पैसे लगे हैं, ये जो रोड शोज करते हैं उन पे कितने पैसे लगे हैं और प्राइवेटाइजेशन से पैसे आए कितने हैं। सही, बिल्कुल। मुझे खतरा है शायद लॉस में है पाकिस्तान इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन फोकस। ये सारी चीज़ें आपके सामने, और जैसे मेहताब हैदर साहब ने कहा कि चंद ही दिनों में जब वो रिपोर्ट सामने आएगी आईएमएफ की, तो फिर सही पता चलेगा कि क्या आईएमएफ मुतमईन है या नहीं। बहरहाल टास्क बहुत सारे हैं, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, देखना है कि किस हद तक ये हुकूमत उन्हें मुकम्मल कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।